हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ वायरस, मतलब वायरस कैसे ग्रो करता है, उसको ग्रो करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कल्टीवेशन ऑफ वायरस को समझने से पहले हमें वायरस के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि वायरस आखिर में होता क्या है। तो वायरस जो होता है, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। वायरस जो होते हैं वह बैक्टीरिया से भी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं और इनको ग्रो करने के लिए एक लिविंग सेल की नीड होती है। जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, उनको उनके अनुसार न्यूट्रिशन, पीएच ये सब मिल जाए तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। लेकिन वायरस को अगर से हमें किसी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाना है तो उसका आर्टिफिशियल मीडियम भी एक लिविंग सेल होना चाहिए। किसी भी जिंदा इंसान में या किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म में ही यह ग्रो कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस। वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है और निर्जीव मीडिया पर ग्रो नहीं हो सकता है। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा मतलब अंदर, सेल्यूलर मतलब सेल, सेल के अंदर ग्रो करने वाले पैरासाइट है और निर्जीव मीडिया पर ग्रो नहीं हो सकते हैं। यह निर्जीव मीडिया मतलब जिस भी चीज में जान नहीं है वहां पर ये ग्रो नहीं हो सकते हैं। उन्हें रेप्लिकेट करने के लिए लिविंग सेल की नीड होती है। उन्हें रेप्लिकेट करने मतलब आगे बढ़ने के लिए एक लिविंग सेल की नीड होती है। इसीलिए ये सर्वाइवल के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए अपना ये जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी इंसान पर या फिर किसी जानवर पर डिपेंड होते हैं। होस्ट का मीनिंग यही होता है जिस पर वायरस अपना जीवन यापन करता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ उसका होस्ट ह्यूमन है, ह्यूमन में उस वायरस का रहना, उसका जीवन यापन करना तथा उसका डेड हो जाना, यह सब कहलाता है सर्वाइवल। और वहाँ जिस पर करता है ये सब चीजें वो कहलाता है होस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे द प्राइमरी पर्पस ऑफ वायरल कल्टीवेशन। वायरस के कल्टीवेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो पहला है क्लिनिकल सैंपल में वायरस को आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई करने के लिए कल्टीवेशन किया जाता है। क्लिनिकल सैंपल में वायरस को आइसोलेट करना मतलब उसको अलग करना और उसको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा वायरस है और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी इसे देखना, इसका डायग्नोसिस करना सब आता है क्लिनिकल सैंपल के अंदर पे करने के लिए इसका कल्टीवेशन किया जाता है। वायरल स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक्स और होस्ट सेल पर इफेक्ट कर रिसर्च करना। वायरस के स्ट्रक्चर पर, उसके रेप्लिकेशन पर, जेनेटिक्स और होस्ट सेल पर इफेक्ट कैसे करता है, इन सभी चीजों के लिए रिसर्च करना वायरल कल्टीवेशन का पर्पस है। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए वायरस प्रिपेयर करना, मतलब क्या होता है कि वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के लिए, उसका वैक्सीन प्रोडक्शन करने के लिए हमें वायरस का कल्टीवेशन करवाने की नीड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि इसके मेथड क्या होती है कल्टीवेशन करवाने के लिए। मेथड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। जनरली 3 मेथड्स आर वायरस कल्टीवेशन। जनरली वायरस के कल्टीवेशन के लिए 3 मेथड होती है जिसका नाम है एनिमल इनोकुलेशन, इनोकुलेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग एंड टिश्यू कल्चर। मतलब एनिमल इनोकुलेशन के थ्रू भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इनोकुलेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग, भ्रूणित अंडे के थ्रू हम वायरस का कल्टीवेशन कर सकते हैं एंड टिश्यू कल्चर के थ्रू भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके फुल डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन इस सेंचुरी की शुरुआत में ह्यूमन वॉलेंट्रीज का इनोकुलेशन पिछले कुछ दशक में वायरस के कल्टीवेशन और वायरल डिसीज को समझने का एकमात्र ज्ञात तरीका था। हालांकि वायरस आइसोलेशन के लिए एनिमल इनोकुलेशन को नियोजित किया गया है।
तो फ्रेंड्स 21वीं सदी की शुरुआत में, इस सेंचुरी की शुरुआत में ह्यूमन वॉलेंट्रीज का इनोकुलेशन पिछले कुछ दशक में वायरस के कल्टीवेशन और वायरल डिसीज को समझने का एकमात्र ज्ञात तरीका था। एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि एनिमल में इनोकुलेशन करना। इनोकुलेशन का हिंदी मीनिंग होता है टीका लगाना, और एनिमल में टीका लगाकर उसमें हम वायरस को कल्टीवेट करवाते हैं, उसका आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो एनिमल कौन से हो सकते हैं? अब हम एलिफेंट, ज़ेब्रा इन सब का यूज़ तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे एनिमल्स को लेते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में आसानी से रख सके, उनकी केयर एंड मेंटेनेंस कर सके। तो उनमें कुछ छोटे छोटे एनिमल्स लिया जाता है, जैसे रैबिट, गुनिया पिग, रैट्स, इन सभी एनिमल्स को लेबोरेटरी में रखा जाता था। और क्या किया जाता था कि उस एनिमल में ही वायरस को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता था, और फिर उसके रेप्लिकेशन को, उसकी ग्रोथ को देखा जाता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि इस सेंचुरी की शुरुआत में, जब ये सदी की शुरुआत हुई थी, तब हमारे पास यही ऑप्शन था एनिमल इनोकुलेशन का, और वायरस डिसीज को समझने का एकमात्र ज्ञात तरीका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं प्रयोग किए जाने वाले लेबोरेटरी एनिमल में मंकीज, रैबिट्स, गुनिया पिग, रैट्स, हैमस्टर एंड माइस शामिल है। तो फ्रेंड्स, जिस एनिमल का यूज हम वायरस को रेप्लिकेट करवाने के लिए करते हैं, उन लेबोरेटरी एनिमल में मंकी, रैबिट, गुनिया पिग, रैट, हैमस्टर, माइस आदि शामिल है। मतलब इन एनिमल्स में हम वायरस को रेप्लिकेट करवा सकते हैं, उन्हें ग्रो करवा सकते हैं। चूज किया हुआ एनिमल हेल्थी एंड किसी भी संक्रामक डिसीज से मुक्त होना चाहिए। अब हमें वायरस को रेप्लिकेट या ग्रोथ करवाने के लिए ऐसा एनिमल चाहिए जो हेल्थी भी होगा और साथ में ही किसी भी डिसीज से फ्री होगा। नेक्स्ट है हमारा 48 आवर्स से कम एज के माइस का सबसे अधिक यूज किया जाता है। मतलब ऐसे माइस जिसकी एज 48 आवर्स से कम है, उनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। सकलिंग माइस टोगा वायरस एंड कॉक्सेकियाई वायरस के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिन्हें इंट्रासेरेब्रल एंड इंट्रानेसल मार्ग से इनोकुलेशन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो टोगा वायरस और कॉक्सेकियाई वायरस है, वह सकलिंग माइस के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसको हम किसी भी माइस में इंजेक्ट करने के लिए उसका इंट्रासेरेब्रल एंड इंट्रानेसल मार्ग का यूज करते हैं, और इन्हीं मार्ग से हम इनोकुलेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल और रूट्स ऑफ इनोकुलेशन। इंट्रासेरेब्रल, इंट्रापेरिटोनियल, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल का चुनाव आइसोलेट किए जाने वाले वायरस के टाइप पर भी निर्भर करता है। विभिन्न मार्गों में इनोकुलेशन के लिए विशेष अनुभव की नीड होती है। तो फ्रेंड्स, इस लाइन में क्या बोला गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स में अलग अलग वायरस के अकॉर्डिंग अलग अलग साइट को चूज किया जाता है कि किस साइट से हम इनोकुलेशन करेंगे तो कौन सा वायरस कहाँ ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एनिमल में रूट्स का ध्यान रखते हैं और इनोकुलेशन करते हैं। विभिन्न मार्गों में इनोकुलेशन के लिए विशेष अनुभव की नीड होती है। जो स्पेशल पर्सन होता है, जो मतलब हाईली ट्रेंड पर्सन होता है, वही लोग इसका इनोकुलेशन सही से कर पाते हैं। इसके इनोकुलेशन के लिए विशेष अनुभव की नीड होती है। इनोकुलेशन के बाद वायरस होस्ट में मल्टीप्लाई होता है और डिसीज कॉज करता है। एनिमल में डिसीज एंड डेथ के सिम्टम्स की निगरानी की जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमने एनिमल का सिलेक्शन कर लिया, अब उसको उसके अलग अलग साइट के अकॉर्डिंग, अलग अलग मार्गों के अकॉर्डिंग वायरस को उसमें इनोकुलेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि वायरस जो है उस एनिमल के अंदर ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसमें रेप्लिकेशन करेगा। तो क्या होता है, इनोकुलेशन के बाद वायरस होस्ट में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब वहाँ अपने जैसे और
नए वायरस बनाता है और डिसीज कॉज करता है, और जिसका भी वो वायरस होगा वह उसकी डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, तो एनिमल में डिसीज एंड डेथ के सिम्टम्स की निगरानी की जाती है। फिर क्या होता है कि अब वो डिसीज है जिससे जो एनिमल होता है उसको कोई ना कोई हार्म होगा ही। इससे क्या होता है कि कभी कभी उस एनिमल की डेथ भी हो जाती है। तो वही एनिमल में डिसीज एंड डेथ के सिम्टम्स की निगरानी की जाएंगी फिर कि कैसा क्या हो रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि वायरस कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, किस स्टेज में, ये सारी चीजों की हमें जानकारी मिलेंगी। फिर इन एनिमल्स के टिश्यू से वायरस को अलग किया जाता है और प्यूरिफाइड किया जाता है। फिर क्या करेंगे कि वो जो एनिमल है जिसमें हमने वायरस को इंजेक्ट किया था उसके टिश्यू से वायरस को अलग करेंगे और फिर उस वायरस को प्यूरिफाइड कर दिया जाएगा। इनोकुलेट किए गए एनिमल में वायरस की ग्रोथ का साइन वुंड, बीमारी या डेथ हो सकता है। मतलब यहाँ पे वही बताया गया है कि एनिमल में जब भी हम इनोकुलेशन करेंगे तो वायरस की ग्रोथ का साइन, उसके लक्षण हमें बीमारी से, कोई घाव से या डेथ से हमें पता चल जाएंगे। एनिमल इनोकुलेशन की मेथड को डिस्क्राइब स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एक डायग्राम है जिसमें हम एनिमल इनोकुलेशन को समझेंगे। तो एनिमल में हमने यहाँ पे लिया है एक माइस, ये माइस है हमारा। यहाँ पे हम इनोकुलेशन के साइट देख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट दिख रही है इनोकुलेशन के साइट है, जिसमें टेल वेन इंजेक्शन, मतलब टेल का मतलब होता है पूंछ, वेन का मतलब होता है उसकी नस, और इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन। तो हम इसकी पूंछ में एक वेन जाती है, उसमें हम इंजेक्शन लगाएंगे और वायरस को वहां पर इंजेक्ट करवाएंगे। ये है हमारा सबक्यूटेनियस ट्यूमर। यहाँ पे हम इसके बॉडी में वायरस को इंजेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे है ये इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन, इस साइड पे हमें इंजेक्ट करेंगे इंट्राक्रेनियल इंजेक्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? ये था हमारा एनिमल इनोकुलेशन की प्रोसेस कि हम उसको कैसे करते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि एनिमल इनोकुलेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, उसमें कौन सा प्रिकॉशन यूज होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। इसके आगे हम बात करेंगे उसके एनिमल इनोकुलेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज ऑफ एनिमल इनोकुलेशन: डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिम्टम्स निर्धारित किए जाते हैं। वायरस का डायग्नोसिस, उसके पैथोजेनेसिस की कैसे फैलता है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स आदि निर्धारित किए जाते हैं। एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन की पहचान की जाती है। कुछ वायरस का प्राइमरी आइसोलेशन हो जाता है। माइस वायरल रेप्लिकेशन की स्टडी करने के लिए एक विश्वसनीय मॉडल प्रदान करते हैं। माइस जो होते हैं वह वायरस के रेप्लिकेशन की स्टडी करने के लिए एक विश्वसनीय मॉडल प्रदान करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी विज्ञान एंड ऑन्कोजेनेसिस की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एडवांटेज थे। अब हम बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे एनिमल के मेंटेनेंस में एक्सपेंसिव और डिफिकल्टीज। जो एनिमल्स होते हैं उसका मेंटेनेंस करने में हमें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ यहाँ एक्सपेंसिव भी होते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर वायरस के लिए एनिमल को चूज करने में डिफिकल्टीज होती है। मतलब हर एक वायरस के लिए अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग साइट होता है। तो पर्टिकुलर कौन सा वायरस है उसके वायरस के लिए एनिमल को चूज करने में डिफिकल्टीज होती है। कुछ ऐसे ह्यूमन वायरस होते हैं जो एनिमल्स में ग्रो नहीं कराए जा सकते। अगर से ग्रो करवा भी लिए तो वहाँ डिसीज कॉज नहीं करते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट है हमारा माइस वैक्सीन के लिए मॉडल प्रोवाइड नहीं करते हैं। माइस जो होते हैं वह वैक्सीन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, वह उसके लिए मॉडल प्रोवाइड नहीं करते हैं। एनिमल वेलफेयर सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज मतलब पशु को सुरक्षित रखने से
रखने वाला जो तंत्र होता है उससे रिलेटेड इशू कि तुम हमारे एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हो, उनका यूज इन सब चीजों में कर रहे हो जिससे उनकी डेथ हो रही है, उनकी संख्या की कमी हो रही है, ये सारी चीजें बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। आज हमने देखा कि एनिमल इनोकुलेशन क्या होता है, वह कैसे किया जाता है, किस चीज में इंजेक्ट किया जाता है, क्या क्या उसकी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग में इनोकुलेशन कैसे किया जाता है, देन टिश्यू कल्चर में इनोकुलेशन कैसे किया जाता है और उनमें वह कैसे ग्रो करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर से आपको यह वीडियो लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।